तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 18th ग्रुप के मतलब नोवल गैस और इनर्ट गैस पार्ट 3 का स्टडी करने जा रहे हैं। यह पार्ट 3 है। जो लोग इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं प्लीज वो लोग इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे और देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि काफ़ी हम लोग उसका जो बेसिक बातें हैं वो सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। आप लोग लास्ट में आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे जिसमें जेनन के फ्लोराइड्स, जेनन के ऑक्साइड्स एंड जेनन के ऑक्सीफ्लोराइड्स कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना। तो आज हम लोग इस स्ट्रक्चर पर ही बात करेंगे क्योंकि जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए और 12th बोर्ड के लिए सबके लिए क्या है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को चाहिए कि इस पर अच्छी पकड़ हो। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, याद है? वेस्पर थ्योरी, VSEPER थ्योरी। इसके साथ बेंट रूल भी बताए थे, है ना, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बताए थे। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग उसको रिकॉल करते हैं। परमेश्वर को याद कीजिए, सर्वव्यापी परमेश्वर को याद कीजिए। तो मौन हो करके कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस लीजिए और सर्वव्यापी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो VBT में क्या बताया गया है कि कोई एटम उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है जितना उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल किसे कहते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हाफ कब होगा? बोलिए। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कह देंगे हम लोग? हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन में वो फुल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा? हाफ होगा। तो वैसे ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे जी? बोलो। हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू VBT क्या है? अकॉर्डिंग टू VBT का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा आप लोगों को। VBT क्या है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed by an element is equal to number of half filled orbitals, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? कोई एलिमेंट कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोई एलिमेंट कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर किसी एलिमेंट के पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाए तो वह कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? बोलो, कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 6 बनाएगा। 4 होगा तो 4 बनाएगा। 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो 5 बनाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन एलिमेंट, अच्छा ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह किसमें हो सकता है? तो समटाइम्स यह ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है। कभी कभी इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है, कभी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी जाना पड़ता है। तो यह रिक्वायरमेंट के अनुसार है। तो ये किसमें है जी? बोलो। तो आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट or in excited state, either in
जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट हो जाए, S से D में चला जाए, S से P में चला जाए, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला जाए, लोअर और हायर ऑर्बिटल कहने का मतलब एनर्जी के टर्म, तो लोअर S एनर्जी ऑर्बिटल से हायर P एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाए या उससे हायर D एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं। तो ये बेसिक बात आप लोगों को जानकारी है कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ग्राउंड स्टेट की भी कहानी हो सकती है या एक्साइटेड स्टेट की भी कहानी हो सकती है ना। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को ग्राउंड स्टेट में अपने नॉर्मल कोवैलेंसी को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी अपने नॉर्मल कोवैलेंसी को ग्राउंड स्टेट में ही एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। उनको एक्साइटेशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कार्बन को, बोरॉन को या किसी दूसरे फास्फोरस को, इन सबको अपने नॉर्मल कोवैलेंसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होता है, बोलिए, एक्साइटेड स्टेट में जाना होता है। इसमें जाना होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा। तो अभी हम लोग ये चीज देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा फ्लोराइड्स ऑफ जेनन, क्या हम लोगों ने देखा था, फ्लोराइड्स ऑफ जेनन, ये क्या था, जैसे XCF2 था, XCF4 था, XCF6, इसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ जेनन भी है, XCO3 है और XCO4 है। इसी तरह से ऑक्सीफ्लोराइड्स है, ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ जेनन, और ये क्या हो जाता था बताइए, XCO2F2, XCOF4 या XCO3F2 भी हो सकता है। ठीक, तो इन सबों का स्ट्रक्चर हम लोगों को ड्रॉ करना है। वैलेंस से इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू वैलेंस, इसको हम लिखे VS, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसका नाम क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक पेयर का रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है, रिपल्सन ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है किसका, लोन पेयर रिपल्सन। उससे बहुत ही कम होता है किसका, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और इन दोनों के बीच में होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये पढ़े। तो लोन पेयर को जब रखने की बारी आती है, तो अगर सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे हों तब तो दिक्कत है ही नहीं, कहीं भी आप रख दीजिए, ज्योमेट्री में चेंज होगा, उसको हम लोग जानते हैं। तो इरेगुलरिटी जो होगा आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, और हम लोग अभी हम लिख भी दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो या रिवाइज नहीं किए हो, तो ये सब बात हम लिख भी देते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब बॉन्ड एंगल डिफरेंट काइंड्स को, जैसे आप समझिए कि अगर हम लोग sp3 लेते हैं तो उसके सारे बॉन्ड एंगल, जितने भी 6 बॉन्ड एंगल sp3, कोई हाइब्रिड सेंट्रल एटम है, तो उसमें 6 जो बॉन्ड एंगल है वो सभी के सभी बराबर होते हैं, सब 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। वहां पर दिक्कत नहीं है, किसी कहीं पर भी लोन पेयर बैठा दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे sp3d है, और sp3d किसको कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब स्ट्रक्चर होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, सॉरी 120 डिग्री का होता है।
तो हमेशा हम लोगों को यहाँ पर एक दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि लोन पेयर कहाँ रखें, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहाँ रखें, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहाँ रखें, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम है। तो पहले बात आप ध्यान से सुनिए कि लोन पेयर सबसे ज्यादा झगड़ालू है, सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है। आप लोग अपने क्लासरूम में बैठते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जो सबसे, अगर दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जान से मार देंगे? नहीं। उसको क्लास से निकाल करके फेंक देंगे? नहीं। दोनों का थोड़ा मोड़ा पिटाई करेंगे, डांट फटकार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन लोगों को क्लासरूम में ही रखना है, लेकिन जितना हो सकता है एक दूसरे से दूर रखना है। समझ रहे हो कि नहीं? कहां पर रखना है वो दोनों झगड़ालू बच्चों को? जहां पर उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो, झगड़ा कम से कम हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट कम से कम करें। तो देखो भाई, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम है। मतलब यह सबसे कम झगड़ालू है और यह सबसे ज्यादा झगड़ालू। कहां रखोगे? अब दो तरह, एक सारे एंगल अगर एक ही तरह के हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एंगल दो या दो से ज्यादा तरह के हैं तब क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? तो वहां पर तुम लोन पेयर को कहां रखोगे, बॉन्ड पेयर को कहां रखोगे? तो ध्यान देने की बात है। हमने हमारी बातों पर अगर ध्यान तुम दिए होगे तो पता चला होगा कि लोन पेयर को कहां रखना है, झगड़ालू को कहां रखना है, दूर। तो लोन पेयर को भी कहां रखना होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा झगड़ालू है, इसको कहां रखना होगा, बहुत दूर। और यहां बहुत दूर क्या, मॉलिक्यूल से निकाल करके फेंक थोड़े दोगे, तो रखना है मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो यहां पर दो तरह के एंगल, एक 90 डिग्री का एंगल है और दूसरा जो है 120 डिग्री का एंगल है। तो बताओ एंगुलर डिस्टेंस कहां पर ज्यादा है, 120 डिग्री। और 120 डिग्री कहां पर होता है, बोलो बोलो, इक्वेटोरियल। कहां पर? इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो है वह एंगल 120 डिग्री का है। मतलब एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटोरियल पोजीशन पर ज्यादा है। ठीक है? तो बेंट रूल के अनुसार, बेंट रूल इसमें लगता है, बेंट रूल कहता है कि लोन पेयर को वहां रखना है जहां पर एंगुलर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर एक लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, लोन पेयर आर केप्ट एट लार्जर एंगुलर डिस्टेंस, लार्जर एंगुलर डिस्टेंस। कब? व्हेन बॉन्ड एंगल in molecule are of two or more types। दो या दो से ज्यादा तरह का अगर बॉन्ड एंगल होगा तभी इस रूल का हम लोग उपयोग करेंगे, अदरवाइज इस रूल का उपयोग नहीं करेंगे। एक और बात है कि इसके साथ साथ एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स आर केप्ट एट एक्सियल पोजीशन। कहां पर जी, बोलो, एक्सियल पोजीशन इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दोनों को ही मिलाकर के क्या बोल देते हैं हम लोग, बेंट रूल। क्या होता है जी, बोलो, बेंट रूल। बेंट रूल को अलग से हम कभी पूरा डिस्कस कर देंगे, लेकिन अभी जो जरूरत है वो बात हमने बता दिया। तो दो चीज हो गया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्या बताता है जी, बताओ? तो ये बता रहा है कि कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा, बोलो, तो वह उतना ही बॉन्ड बना सकता है जितना उसके पास हाफ फील्ड और वाइटल है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और वह स्थिति कब का है, या ग्राउंड स्टेट का भी हो सकता है या फिर एक्साइटेड स्टेट का भी हो सकता है। ठीक है? और किनका हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इन सबों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। शायद आप लोग घर पर बनाए भी होंगे। ठीक है? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में हम लोग यह ऑर्डर पढ़े थे, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, और इन दोनों के बीच में होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन।
लेकिन लोन पेयर को कहां पर रखना है, लार्जर एंगुलर डिस्टेंस पर रखना है, यह कोशिश करना है। और क्या हो जाएगा बोलो, और इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो होगा उसको खास करके sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले में कहां पर रखना है, एक्सियल पोजीशन पर रखना है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है तो कहां पर रखोगे, फ्लोरीन को कहां पर रखोगे, एक्सियल पोजीशन। ऑक्सीजन को कहां पर रखोगे बोलो, तो उसको रखना होगा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये बात हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं आगे। देखो, सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। इन मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स, है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, इन मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या हुआ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेंट्रल एटम का संख्या 1 है। और इस चैप्टर में जो भी हम लोगों को मॉलिक्यूल मिलेगा उसका सेंट्रल एटम कौन है, जेनर। कौन है, जेनर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इन मॉलिक्यूल -1। जितने एटम्स हैं उसमें से एक को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा। ध्यान रहे इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड का सेल्फ डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता, पाई बॉन्ड को अपने से देना। ठीक है, दूसरा सेकंड है नंबर ऑफ लोन पेयर, ये सब सेंट्रल एटम पे, ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, फिर इसी तरह से नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब यहां पर बड़ा दुविधा है, क्या दुविधा है, तो इसमें एक चीज है कि नंबर ऑफ लोन पेयर जब आप काउंट करोगे तो तुम क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको जोड़ दो। ठीक है, माइनस सिग्मा इंटू टू, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, और डिवाइड कर सकते हो किसे, 2 से। दूसरा कि लोन पेयर निकालने का एक और मेथड है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा इंटू 8 और फिर करोगे डिवाइडेड बाई बोलो 2। अब यहां पर एक बात देखना है, यहां पर 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, यहां पर ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया और यहां पर 8 से क्यों, तो यहां पर ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा और यहां पर यह ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, है ना। ये किसके केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, खास करके इन केस ऑफ हाइड्रोजन मान करके चलो। और ये किसके केस में होगा, ये बोलो एक केस में किसमें होगा, या इस तरह से लिखो, इन केस व्हेन सेंट्रल एटम is not directly is directly attached with हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाइड्रोजन। और दूसरा क्या है कि इन केस व्हेन सेंट्रल एटम is not directly attached with हाइड्रोजन। 2 से कम मल्टीप्लाई करेंगे जब डायरेक्टली सेंट्रल एटम हाइड्रोजन से अटैच है, जो इस चैप्टर में नहीं आएगा, और दूसरा जब है कि जब हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, उस समय की बात है। तो लोन पेयर निकालना हम लोग सीख गए। अब हम लोगों को क्या सीखना है कि स्टेरिक नंबर लिखना, स्टेरिक नंबर।
स्टेरिक नंबर, या यही होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही क्या होता है जी? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, स्टेरिक नंबर। और यह कितने के बराबर होता है? तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ दो, ठीक है, तो स्टेरिक नंबर निकल जाएगा। और यही स्टेरिक नंबर क्या डिसाइड करेगा? तो अगर स्टेरिक नंबर 2 हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इधर हो गया स्टेरिक नंबर, हम एक टेबल बना देते हैं, इधर लिखते हैं स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, इधर लिखते हैं या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इधर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, और इधर हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेगुलर स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड रेगुलर स्ट्रक्चर। जैसे ये 2 है तो यह क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, और स्ट्रक्चर कैसा होता है जी बताओ? लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? लीनियर होगा। अगर यह 3 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और इसका जो एक्सपेक्टेड रेगुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी ज्योमेट्री भी बोला जाता है, तो कब होगा बताओ? कितना क्या होगा इसका? तो इसका हम लोग टीपी लिखेंगे। टीपी का मतलब यहां पर होगा ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। जब 4 हो तब इस चैप्टर में क्या हो सकता है? sp3, बाकी के चैप्टर में अलग भी हो सकता है। तो यहां पर यह th लिखेंगे, मतलब टेट्राहेड्रल। क्या होगा जी? टेट्राहेड्रल। और जब 5 हो जाए तो यह sp3d, dsp3 होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी, लेकिन यहां यही होगा। तो इसका क्या होगा? ट्राइगोनल बाय pvp, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसको हम यहां पर लिखते हैं, जगह की कमी है। तो अगर 6 होगा तो 6 के लिए आ जाएगा sp3d2, और ये क्या हो जाएगा बताओ?